एग्जाम्पल 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 आ चुका है तुम्हारा भाई चैप्टर 1 के सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ लेकर। और ये क्या लाया हूं, साथ में लाया हूं मैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, ये दिखाने के लिए कि इस साल भी जो क्वेश्चन आया ना वो एग्जाम्पल में से आया। यस, आपका जो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर जो 25 था बच्चों, ये इसी चैप्टर का एग्जाम्पल था। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज मस्त होके खुश होके करके जाते हैं, ये मतलब भाई का स्वैग है। लेकिन वहां क्या पूछा, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल को भी ध्यान से पढ़ो तो इसमें भी देखो इंडिकेट हो रहा है एग्जाम, इसमें भी एग्जाम वर्ड आ रहा है। तो अल्टीमेटली एग्जाम्पल जरूर करना है। मैं हर क्लास में कहता हूं कि एक्सरसाइज करने के बाद एक एक एग्जाम्पल जरूर कर लो, प्रैक्टिस जरूर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे एग्जाम्पल करेंगे। पहले मिलते हैं पहले एग्जाम्पल से। कंप्यूटर जी स्क्रीन भाई साहब पहला एग्जाम्पल लेके आता है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। आपको दिया हुआ है 4 की पावर n, याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। नंबर एंड विथ जीरो, ये वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 के सारे बता रखे हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट से एक एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो फिर कहीं का भी क्वेश्चन आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा वीडियो जिसमें सब कुछ हो, सारे कॉन्सेप्ट हो, वो हमारे पास आ चुका है। पहला एग्जांपल आपके सामने है कि 4 की पावर n है, n नेचुरल नंबर है। चेक करना है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई वैल्यू हो सकती है, ताकि 4 की पावर n जो है वो एंड करता है डिजिट जीरो पे। तो याद कीजिए जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 समझाया था तब एक कॉन्सेप्ट बताया था, नंबर एंड विद जीरो। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर नंबर एंड विद जीरो, नंबर एंड विद जीरो आए तो उसको सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया था। तो वही मेथड यहां पर अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 की पावर n। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 4 की पावर n को हमें सॉल्व करना है, नंबर एंड विद जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले 4 के फैक्टर कर लेंगे साइड में, 4 2 से 2 और 1, 4 के फैक्टर कर लिया। जब 4 के फैक्टर करें तो 2 आया 2 बार। सर जी 2 आया 2 बार, जब हमने 4 के फैक्टर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले फैक्टर कर लेना। 4 की पावर n है, 6 की पावर n है, 8 की पावर n है, 15 की पावर n है, कुछ भी है, कॉन्सेप्ट याद करो किसके फैक्टर करने। 2 आया 2 बार, 2 जो आया वो उसका स्क्वायर बन गया, तो 2 का स्क्वायर, और n की जगह n, भाई n की जगह n रहेगा। तो 2 की जगह 2, हमने 9th में पढ़ा था, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो ये 2n बन गया। नाउ उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड होगा उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके फैक्टर में 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। भूल गए ना आप भूल गए ना, मैंने आपको सिखाया था ना कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड होगा अगर उसके फैक्टर में 2 हो और 5 हो तो 2 तो है, 2 तो है फैक्टर में, 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है सर जी। इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो लिखेंगे सिंस, यहां लिखेंगे सिंस it does not have, it does not have 5 as a factor, 5 as a factor, इसके फैक्टर में 5 नहीं है, hence hence it will hence it will not end with zero, इसलिए जीरो पर एंड नहीं होगा। क्योंकि हमारे बीच बातचीत हुई थी, कैडी बातचीत की थी हमने पहले एक्सरसाइज में कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 हो। तो इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 का कोई अता पता नहीं है। तो क्या लिखा है कि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए जीरो पर एंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर हो गया, बस ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ही था। पहला एग्जांपल आपके सामने हो चुका है। अब आते हैं सर जी एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पेश हो गया आपके सामने। फाइंड एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएम फाइंड करना है 6 का और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये भी आपको सिखाया था, याद कीजिए। इवन पहले एक्सरसाइज का जो पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था वो यही सिखाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएम कैसे निकालते हैं। भूल गए ना, कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट याद करो, बस बस सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। तो हमें 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आंसर करता हूं इसके, पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3।
उसके बाद हम 20 जो दूसरा नंबर है हमारे पास 20 के फैक्टर करेंगे, 2 से आएगा 10 आएगा, 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आ गया। तो 20 के हमने फैक्टर करे, या 2 इंटू 2 इंटू 5। हमेशा पहले एचसीएफ निकालते हैं, हमेशा पहले एचसीएफ निकालते हैं। ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज में भी समझाया था कि हमेशा एचसीएफ निकाला करो। एचसीएफ कौन होता है? जो कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर कौन है? केवल 2। केवल 2 जो है वो कॉमन है, तो एचसीएफ 2 आ जाए। एलसीएम सर जी अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में पहले कॉमन लेते हैं, एलसीएम में पहले कॉमन डिजिट जो कॉमन है, यानी कॉमन कौन है? तो कॉमन 2 है, और उसके बाद जो डिजिट बच गए आलतू फालतू के वो सब कुछ लिख देते हैं। कौन कौन बच गया? एक तो 3 बच गया, उसके बाद ये भाई साहब 2 भी बच गए, उसके बाद ये 5 बच गए। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपके पास दोनों आ चुका है, आपके पास एचसीएफ भी आ चुका है, आपके पास एलसीएम भी आ चुका है, क्योंकि दो ही चीज पूछ रहा था कि एचसीएफ एलसीएम निकालो, दोनों आपके सामने आ चुका है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट का अभी भी यूज हो रहा है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कैसा है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 हमारी टेंशन को कर दो फ्री। एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ किसका? 96 और 404 का एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कह रहा पहले एचसीएफ निकालो। सर जी पहले एचसीएफ निकालो। हेंस, अब सर जी हेंस वर्ड का क्या मतलब है? मैथ में इसका एक मतलब होता है। यस, आपको एलसीएम भी निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना। सर जी ये क्या बात हुई? एलसीएम तो पूछ रहा है। नहीं, ये अभी बताऊंगा, पहले एचसीएफ सिखा दूं। उन्होंने बोला कि एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहला पार्ट ये है कि एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, एलसीएम नहीं बोला। 99.99% ना टीचर को पता हो ना स्टूडेंट को पता है कि इस हेंस वर्ड का मतलब क्या है, जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आप चाहो तो एनसीईआरटी में चेक कर लेना, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड देते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड बताते हैं कि क्या इसका मतलब है। पहले मैं पहला पार्ट आपको बताता हूं। पहले फर्स्ट पार्ट, पहले पहला पार्ट हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमें फैक्टर करना पड़ेगा। 96 के फैक्टर करूंगा और 404 के फैक्टर करूंगा। 96 लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 1, तो 8 जा 16, 2 से आएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाओगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 आ जाएगा, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 से करोगे 1 आ जाएगा। लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 0 की जगह 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 1 जा और 2 1 जा। 101 तो 101 क्या प्राइम नंबर होता है? 101 प्राइम नंबर होता है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो फालतू में क्यों टेंशन ले। 101 चेक कर लो एक बार, आप किसी चेक कर लो, सब 101 किसी के टेबल में आता नहीं है, तो आप 101 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ गया। नाउ अब हमने 96 के फैक्टर करे, जो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, और लास्ट में एक 3 आया। और उसके बाद 404 के हमने फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई 101। अब निकालेंगे एचसीएफ, अब निकालेंगे एचसीएफ। ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं, हम अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर एक तो 2 ये वाला, एक 2 ये वाला, बस, और कोई कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 आ गया इसका एचसीएफ। सर जी 4 आ गया एचसीएफ, 4 मम्मी कहती है हड्डी तोड़, 4 आ गया आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया। उन्होंने क्या बोला था कि एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमने एचसीएफ निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है कि हेंस एलसीएम फाइंड करो। आप बताता हूं आज इस हेंस का मतलब क्या होता है सर। प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करोगे आप, उन्होंने नहीं बोला कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, उन्होंने हेंस वर्ड का इस्तेमाल किया। सर ये हेंस क्या होता है? हेंस का मतलब होता है जब भी मैथ में 9th के बाद 10th 11th 12th बीटेक एनडीए कुछ भी क्लास करो, क्योंकि सबको मैथ में पढ़ाता हूं, इसका मतलब बताता हूं। हेंस वर्ड का मतलब होता है कि जो आपने आंसर निकाला है ना, इसका इस्तेमाल करो एलसीएम निकालने के लिए। जी हाँ, जो आपने आंसर निकाला है इसका यूज करो एलसीएम निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। बड़ा मैं डायरेक्ट नहीं कर देता, मैं डायरेक्ट एलसीएम नहीं कर सकता। यहाँ भाई 2 और 2 कॉमन है, ये तो हो ही गया, उसके बाद ये सारे डिजिट लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया, डायरेक्ट आंसर है भाई, तो चलिए भाई साहब। नहीं 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 नहीं, हेंस का मतलब होता है कि जो आपने आंसर अभी सॉल्व किया है उसका इस्तेमाल करो एलसीएम निकालने के लिए। तो सर जी इसका इस्तेमाल करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट से। सेकेंड पार्ट, हमने एक रूल पढ़ा था, रूल ये था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए अपॉन में बी। याद है कॉन्सेप्ट? पहले एक्सरसाइज में तो बताया था आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 में समझाया था। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं 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 करेंगे। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4 है, एचसीएफ 4 है।
एलसीएम तो पूछ ही रहा है तो एक्स है भाई, पूछ रहा है नहीं पता मुझे तो एलसीएम एक्स है मेरे लिए। ए मतलब पहला नंबर कितना था, तो पहला नंबर है 96, पहला नंबर 96 है। और दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर 404 था, तो 404 की जगह 404, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, 96 की जगह 96 आ जाएगा, 404 की जगह 404 आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में। 4 से आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा 4, 0 की जगह 0, 4 बन जा 4, यानी अब मैं 96 की मल्टीप्लाई करूंगा 101 से, तो 101 में मल्टीप्लाई करूंगा 96 से, तो 6 बन जा 6, 0 तो 0, 6 बन जा 6, 9 बन जा 9, 0 की जगह 0, 9 बन जा 9, तो 6 9 6 9 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सर जी 9696, नंबर हो गए फिक्स। ये लो जी आपका आंसर आ गया। क्या आपको हैंस का मतलब आज समझ में आ गया? क्या सर जी आपको हैंस का मतलब समझ में आ गया? क्योंकि मैं आंसर शीट भी लाया हूं सर, मैं आंसर शीट भी लाया उस बच्चे की, इसका 100/100 है, यही बताने के लिए कि हैंस का मतलब क्या होता है। हैंस का मतलब होता है कि जो आपने अभी सॉल्व किया है इसका इस्तेमाल करो अगला स्टेप करने के लिए। आगे ध्यान रखना, मैथ में किसी भी लेवल पे जाना, किसी भी क्लास में जाना, आगे ध्यान रखना, क्योंकि सबसे छोटी क्लास 9th, उसके बाद मैथ में पढ़ाता हूं, बीटेक एनडीए सबको पढ़ाता हूं। हैंस का मतलब होता है जो आपने अभी आंसर निकाला है इसका यूज करो अगले क्वेश्चन में, तो ये होता है हैंस का मतलब। क्लियर हो गया? नाउ अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ना पढ़ो तो मम्मी देती है हड्डी को तोड़, डॉक्टर के पास भी नहीं है उसका जोड़, फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है 6, 72 और 102 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे क्लियरली बोल दिया कि भाई आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यहां पे तो टेंशन ही नहीं है सर, यहां तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपल। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। पहला नंबर क्या है 6, 6 के फैक्टर करूंगा 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से करूंगा 1 आएगा, 6 का फैक्टर हो गया 72, 72 लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 चला गया, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से करोगे 2 1 जा 2, 1 चला गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 9 जा, फिर 3 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1, 72 का फैक्टर हो गया। अब लास्ट डिजिट है 120, 120, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 0 की जगह 0, 0 आ रहा है तो 2 से आएगा, 2 3 सा 6, 0 की जगह 0, फिर लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 की जगह 5 बन जा 5। ठीक है सर? नाउ अब आपके पास 6 के फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 3 आया, आपके पास 72, 72 का फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये रहा 72 का फैक्टर सारा। और 120 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है सर? नाउ अब हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो, जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर हमने बात की थी कि सर जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। हमेशा पहले एचसीएफ निकालते हैं, जाके कॉन्सेप्ट में चेक कर लो, एक्सरसाइज 1.1, तुम्हारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर वो देख लोगे। चलिए अब कॉमन क्या है सर, एक तो देखो ये 2 सब में कॉमन है, 2 देखो सब में कॉमन है, और देखो 3 भी सब में कॉमन है, ये 3 भी सब में कॉमन है, देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये वाला 3 सब में कॉमन है। तो एक तो 2 सब में कॉमन है और एक 3 सब में कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 हो गया एचसीएफ। अब बारी है एलसीएम की। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पहले जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिख लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट तो यही है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन हो गया। अब पहले 3 में कॉमन चेक करते हैं। सुनो मेरी बात, यहां पे एक चीज बहुत बड़ी बात सिखाने वाला हूं मैं, बहुत बढ़िया गजब की चीज आपको सिखाने वाला हूं। क्या, पहले 3 में एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कॉमन है वो एचसीएफ है, जो सब में है वो एचसीएफ है। एचसीएफ का तो कॉमन हिसाब किताब है, एलसीएम में समझो। पहले तीनों में कॉमन क्या है 2, उसके बाद तीनों में कॉमन क्या है 3। क्या कोई और नंबर है जो तीनों में है, कोई और नंबर तो नहीं है, तो फिर चेक करेंगे कोई और नंबर है जो 2 में कॉमन हो। यस, पहले चेक करेंगे क्या कोई और नंबर है जो 2 में कॉमन है। देखो ये वाला नंबर कॉमन है, देखो ये वाला नंबर कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तो ये वाला नंबर लेंगे, एक ही बार लेंगे। ये वाला भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है। तो सर जी पहले हमने वो 2 नंबर लिए जो तीनों में कॉमन थे, अब हम वो नंबर लेंगे जो 2 में कॉमन है। जैसे ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं दोनों में, नहीं। अब देखो क्या बच गया, क्या बच गया जो किसी में भी कॉमन नहीं है, क्या बच गया जो कहीं भी कॉमन नहीं है। एक तो ये वाला 3 भाई साहब अकेला बैठा हुआ,
एक तो ये बेचारा अकेला बैचलर बैठा हुआ, इसका कोई कॉमन नहीं मिला। एक ये 5 बेचारा, ये भी अकेला बैठा हुआ, इसका भी कोई कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया? पहले देखेंगे तीनों में कॉमन, ये रहा। फिर ये वाला 2 और 3 तीनों में कॉमन था। फिर ऐसा नंबर जो 2 में कॉमन हो, तो 2 डिजिट में ये दोनों कॉमन है। फिर हम चेक करेंगे बैचलर, जिसकी शादी नहीं हो रही, कोई नहीं मिल रहा इसको, अकेला बैठा हुआ है। 3 और 5 अकेला बैठा हुआ है। अब हम कर देंगे इन सब की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भाई मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं सर। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 की मल्टीप्लाई कर दो 15 से कर दो, ये जैसे मर्जी कर लो यार। 10 यार एक काम करो, हमें तो मल्टीप्लाई करने से मतलब है ना। मैं एक काम करता हूँ, 5 2 जा 10 इसको बचा लेता हूँ और बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, मेरे लिए आसान होगा। मैं मल्टीप्लाई तो आप जैसे मर्जी करो, देखो इसके लिए टीचर की क्या नीड है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 2 जा 10 मैंने अपने लिए बचा लिया, 0 लगा दूंगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 और 6 36, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 और 6 36, और ये 2 5 जा 10 तो 0। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आया 360, 360, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया एलसीएम का। क्लियर हो गया? मजा आया? अलग टाइप का क्वेश्चन था। पहले 3 में कॉमन ढूंढते हैं, फिर 2 में कॉमन ढूंढते हैं, और फिर जो बच जाता है अकेला जिसकी शादी नहीं हो रही वो लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। नाउ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूफ करना है √3 इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करना, याद करो इसके 6 स्टेप बताए थे, याद करो, याद करो। यही क्वेश्चन आपके आंसर शीट में था जब मैंने एक्सरसाइज आपको कराया था, एक्सरसाइज 1.2, यही वाला क्वेश्चन आंसर शीट में, जिस बच्चे के 100 नंबर आए थे, यही वाला आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया, यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है इस वाले पेपर में, क्वेश्चन नंबर 25 सेम यही एग्जांपल है, कैन √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसके 6 स्टेप बताए थे, क्योंकि 3 नंबर में आता है, ये 3 मार्क्स में आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 स्टेप बताए थे मैंने, कौन कौन स्टेप थे? पहला स्टेप ये था, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, हम इसको रैशनल नंबर लेट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। दूसरा स्टेप था, क्योंकि ये रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल है तो इक्वल टू में a/b, क्योंकि जो नंबर रैशनल होते हैं वो फ्रैक्शन में लिखते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखते थे? ब्रैकेट में लिखते थे वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b जो है वो को प्राइम है, ये लिखा करते थे। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, तीसरा स्टेप। 2 स्टेप हो चुके हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप याद करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, √3 का स्क्वायर अपॉन a/b का स्क्वायर। आप जाके चेक कर लो, 6 स्टेप मैंने बता रखे हैं एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो में। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, a का स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आएगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या करेंगे इनकी सर जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर जी? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर जी? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर की 1 से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 3 की b स्क्वायर से करेंगे 3b स्क्वायर आएगा। याद करो, मैंने ये लिखवाया था। तीसरा स्टेप हो चुका आपके सामने। पहला स्टेप आपका ये होता था, दूसरा स्टेप ये होता था, इन सबको बोलते हैं तीसरा स्टेप। ये आपका थर्ड स्टेप हो चुका है। उसके बाद मेरी और आपके बीच बातचीत हुई थी कि 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 3 जो है ये ए स्क्वायर का अपॉन में आ सकता है, 3 अपॉन में आ सकता है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, हेंस a is also divisible by 3। इसका ये मतलब मैंने बताया था कि जब a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, जब a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो a को भी 3 डिवाइड कर सकता है। और इसका दूसरा मतलब मैंने बताया था कि a का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 कहीं ना कहीं आएगा, और 3 के साथ कोई और भी नंबर आएगा। वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। यही हुई थी हमारे बीच बातचीत, आप जाके देखो, यही कहा था मैंने आपको। चौथा स्टेप यहां से शुरू हो चुका है सर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था वीडियो में 1.2 के एक्सरसाइज में कि a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो a को भी 3 डिवाइड कर सकता है। और इसका मैथ में ये मतलब होता है कि जब हम a के फैक्टर करेंगे, जब हम a के फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, जब हम a के फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, उन नंबरों में एक नंबर 3 भी होगा। तो जब हमने a के फैक्टर करे तो बहुत सारे नंबर आए, लेकिन एक नंबर 3 भी था, क्योंकि a को 3 डिवाइड कर रहा है। तो a के जब फैक्टर करें तो बहुत सारे नंबर आए, लेकिन उनमें से एक नंबर 3 भी होगा, और बाकी नंबर हमें पता नहीं, बाकी नंबर हमें पता नहीं, पता नहीं भाई पता नहीं, तो उसकी जगह k लिख देंगे। हमें क्या पता बाकी नंबर क्या है? एक नंबर पता है, क्योंकि a को डिवाइड कर रहा है 3, तो a के फैक्टर करने पे 3 तो आएगा, लेकिन बाकी नंबर और आएंगे वो हमें नहीं पता, तो वो k होता है। ये बताया था। फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो चुका है। फिर हमने स्क्वायरिंग किया था, a का स्क्वायर किया था, और इधर हमने 3k का भी स्क्वायर किया था। याद करो थोड़ा सा,
ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया था, 3 का स्क्वायर करोगे 9 के स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से उठाई थी, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से उठाई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर इक्वल टू में 9 के स्क्वायर। क्या ये कैंसिल हो रहा है? यस बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 3 जा, तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 3, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 3, तो लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence b is also divisible by 3, divisible by 3। जब b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो b को भी 3 डिवाइड कर सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर सकता है और 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर सकता है, यानी 3 जो है वो कॉमन है दोनों में, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद मैंने लिखवाया था hence 3 is a common, 3 is a common factor of a and b, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम माना था हमने, ये सब मैंने आपको कौन सा बता रखा है 1.2 में, क्योंकि को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि कॉमन तो है। कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 is a common factor of a and b which contradict our assumption, which contradict, ये सब मैंने आपको स्टेप बता रखा, वहां से जाके उठा लेना। which contradict our assumption, जो हमने माना था उसका उल्टा हो गया। वो जो दिखती थी मासूम, तो देखते देखते, गाना सुना होगा आपने। तो 3 कॉमन फैक्टर है ए और बी का जो कॉन्ट्राडिक्ट है हमारे एजम्पशन का। hence √3 is an इरेशनल नंबर। और ये सारे स्टेप मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो में समझाया था कि वो कौन से 6 स्टेप है जो हमें पेपर में लिखने चाहिए ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। अब जाके चेक कर लो, अगर उसमें देखोगे तो मैंने √3 का वहां एग्जांपल भी दे रखा है शायद, अब वहां चेक कर लेना, ठीक है। ये 6 स्टेप, यही बात हुई थी हमारे बीच। नाउ एग्जांपल नंबर 6 आ चुका है, एग्जांपल नंबर 6 देखिए क्या है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, शो करो कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं हमें तो आता है यार, तो बड़ा सिंपल है, 4 स्टेप याद है, 4 स्टेप। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। अब तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें बीच में माइनस हो। बात को समझ रहे हो? क्लैरिटी है मैं क्या कह रहा हूं? हमने भले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए लेकिन एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बीच में माइनस हो। इकलौता क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, बुक में, जिसमें बीच में माइनस है। तो ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट स्टेप होगा। क्या होंगे? 4 स्टेप ही होंगे, 4 स्टेप ही। क्या फर्क है बताता हूं। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। पहला स्टेप तो हमेशा सेम रहता है, दूसरा स्टेप भी हमेशा सेम रहता है। 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन में b, ब्रैकेट में लिखते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b जो है वो को प्राइम है। दूसरा स्टेप भी सेम रहता है, दूसरा स्टेप भी सेम रहता है। तीसरा स्टेप, यहां पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा स्टेप सेम रहेगा, लेकिन सर तीसरा स्टेप, यही है सारा खेला, क्योंकि बीच में माइनस है तो तीसरा स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा तनिक सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आ जाओ बताता हूं क्या चेंज होगा। सर ये बीच में माइनस है, सर जी ये बीच में माइनस है, सर जी बीच में माइनस है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, इस माइनस को इधर ले जाएंगे और a और b अपॉन b को इधर लाएंगे, यानी 5 की जगह 5 रहेगा, 5 की जगह 5 रहेगा, इस भाई साहब को इधर लाएंगे, माइनस का a अपॉन b, पहली बार हम इसको इधर ला रहे हैं और माइनस का ये प्लस हो गया। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमें सॉल्यूशन ढूंढना है लाइफ में, तोड़ ढूंढना है। ये माइनस है तो परेशान होने की जरूरत है सर, माइनस को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो भाई साहब प्लस के इसको इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा। बस हो गया काम। अब एलसीएम लेंगे, हो जाएगा, सब हो गया, बात तीसरा स्टेप सॉल्व हो गया। इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 और b का एलसीएम b आता है, 5 की मल्टीप्लाई b से करोगे 5b, माइनस a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे a, इक्वल टू √3। याद आ गया? अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में लिखा हुआ है, और जो चीज अपॉन में होती है वो रैशनल नंबर होता है, तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे 5b माइनस a अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि अपॉन में है तो रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर तो नहीं है, √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, यहां लिखते थे, बट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √3 रैशनल नंबर तो नहीं है, वो p अपॉन q में नहीं है। फिर मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया था, ये था तीसरा स्टेप, ये था आपका तीसरा स्टेप।
पहला स्टेप आपका ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप मैंने बताया था, ये पूरा सारा तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप, अंतिम स्टेप मैंने बताया था कि एक है रैशनल और एक है इरेशनल, और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल नंबर के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहां लिखते थे हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। आपको याद होगा चौथा स्टेप, ये लाइन लिखता था मैं, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत था। इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन के बिल्कुल विपरीत है। हमने माना था इसको रैशनल, लेकिन ये उसको उल्टा हो रहा है। Hence our assumption was wrong. It contradict our assumption. Hence क्वेश्चन क्या था? 5 माइनस, ये था ना क्वेश्चन, 5 माइनस अंडर रूट 3। Hence 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये जो है वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। यही तो स्टेप आप याद करो। अब याद करो बच्चों, ये सारे स्टेप, 6 स्टेप और 4 स्टेप, इसकी बात करी थी मैंने अपने एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो में, ये सारी बातें बताई थी, वही मैंने 4 स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं करा, सेम लिखा है, आप जाके चेक कर लो। यही था ना लास्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ये है, तो ये भी कर लेते हैं। इसमें भी 4 स्टेप होंगे। देखो 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है, शो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, तो इसमें भी 4 स्टेप होंगे। लेट, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, 3 अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा। ए एंड बी आर को प्राइम, 2 स्टेप तो सेम ही रहते हैं हमेशा, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो 3 है उसको अपॉन में भेज दो, अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी सेम रहेगा, बस ये 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये जो 3 भाई साहब मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये जो 3 भाई साहब है डिवाइड में आ जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, बस। चौथा स्टेप आपको पता है कि ये अगर अपॉन में लिखा है तो रैशनल नंबर है, ए अपॉन में 3b इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है, जो चीज अपॉन में लिखा तो रैशनल नंबर होता है। बट अंडर रूट 2 तो रैशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, और कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल में इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर के इक्वल में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। हैंस हमने गलत माना था, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो गलत हो गया, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा वो गलत हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, ये हमारे सोच के बिल्कुल विपरीत निकला। अब हम क्या करें? कछु ना करें, हो गया हमारा आंसर। हैंस क्या था क्वेश्चन? 3 अंडर रूट 2 हैंस 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और यहां होता है कंप्लीट हमारे 7 एग्जाम्पल, कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पहला एक्सरसाइज करा, दूसरा एक्सरसाइज करा, सारे एग्जाम्पल्स करे, तो ये था कंप्लीट चैप्टर। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा, अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते हो तो एक वीडियो आपको मिलेगा, वैसे नीड नहीं है, आप इतना भी करोगे इनफ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है मैंने। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो एक वीडियो मिलेगा जिसमें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इस चैप्टर के जो प्रीवियस 15 साल के जो पेपर में आए हुए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो होता है, जिसमें 15 साल का पेपर उठाते हैं हम लोग, इस चैप्टर में से जो आया उन सबका एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, जो हम बच्चों को देते हैं, जो बच्चे मेंबर बनते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी आप ये भी कर लोगे तो इनफ है, कोई ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि आप हमें ज्वाइन ही करो, इससे भी आपका काम बन जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखना, आशीर्वाद मेरा, टाटा बाय बाय, गुड बाय।